रात के करीब 8 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा। इसी बीच में पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना मिलती है कि गांव में प्रधान जी का मर्डर हो चुका है। जैसे ही प्रधान जी के मर्डर की सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर जाने की कोशिश करती है और इसी बीच में पता चलता है कि काफ़ी तोड़फोड़ मच चुकी है और आगजनी हो चुकी है और जिसको देखो वो हंगामा करने पर वहां पर लगा हुआ है। देखते ही देखते जो शव था उसे पोस्टमार्टम हाउस में रखने ही नहीं दिया गया, बल्कि गांव वाले उसको खींच करके अपने साथ लेकर के जाते हैं। उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि पोस्टमार्टम होगा ही नहीं। और इसी पर वहां पर पुलिस बल पहुंचती है और जैसे ही पुलिस बल पहुंचती है, प्रधान जी का मौत तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब प्रधान जी के भाई का भी मर्डर हो जाता है वहां पर। और बात तो तब हद हो जाती है जब पुलिस के अधिकारी का भी वहां पर मर्डर हो जाता है और ये 3 कत्ल की गूंज पूरे प्रदेश भर में ऐसे फैल जाती है कि जहां देखो वहां इसी बात की चर्चा शुरू हो जाती है। और इसके बाद फिर कैबिनेट मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है। और उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे अखिलेश यादव और उन पर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो जाते हैं। जब उनसे बात हाथ से उनके निकल जाती है, गुजर जाती है, तब वो मजबूरी में सीबीआई का सहारा लेते हैं। सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल करती है और टावर नेता के पीछे लगभग 10 साल तक सीबीआई लगी रहती है। एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि लगभग 11 साल के बाद इस मामले में आरोपी को कोर्ट से सजा सुनाई गई है और इसलिए इस कहानी की चर्चा फिर से शुरू हो चुकी है। आज के इस कहानी को सुनने के बाद न केवल इसमें 3 कत्ल होते हैं, बल्कि कई परिवार बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर पहुंच जाते हैं और कई लोग शायद सलाखों के पीछे तब तक रहेंगे जब तक कि शायद प्राण उनके शरीर में या फिर उनके सीने में रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ जिले का एक थाना लगता है हथीगवा और यहीं का एक गांव है बलीपुर। दरअसल 2 मार्च 2013 की शाम को गांव के प्रधान नन्हे यादव इनको सूचना मिली थी कि कांतापाल के घर पर पहुंचना है। एक जमीन के टुकड़े को लेकर के विवाद चल रहा था और इनको जिम्मेदारी मिली थी प्रधान जी को, नन्हे यादव को, कि तुम्हें इस मसले को सुलझाना है। वहां ये बातचीत ही कर रहे थे नन्हे प्रधान और इसी बीच में कुछ प्रधान मतलब बदमाश आते हैं और बदमाश आने के बाद एक के बेग के बाद एक कई गोलियां चलाई और नन्हे प्रधान की गोली मार करके हत्या कर देते हैं। जैसे ही हत्या की सूचना अब पुलिस तक पहुंच जाती है, रात के लगभग 8 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम को यह सूचना मिलती है कि प्रधान जी की हत्या कर दी गई है। जो यहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन के अधिकारी होते हैं, वो कुंडा कोतवाल सर्वेश मिश्रा उनका नाम होता है, वो अपने टीम के साथ जैसे गांव के अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन गांव वालों ने उन्हें गांव के अंदर घुसने ही नहीं दिया। खुद ही पुलिस को खदेड़ दिया और जो लाश थी उस लाश को अपने घर पर लेकर के जाते हैं, लेकिन किसी को देते ही नहीं है। आगजनी हो जाती है, बवाल हो जाता है, तोड़फोड़ शुरू हो जाता है, हंगामा बहुत ज्यादा होता चला जा रहा था। कोतवाल की हिम्मत नहीं थी कि गांव के दहलीज के अंदर वो कदम रख सके, इसीलिए वो उच्च अधिकारियों को सूचना देते हैं और कहते हैं कि साहब यहाँ पर बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए आपको आना ही पड़ेगा। जैसे ही सर्कल ऑफिसर जीआर हत्या जिनका नाम होता है और उनके विनर जो होते हैं इमरान, साथ ही सब इंस्पेक्टर विनय कुमार होते हैं और कोतवाल सर्वेश मिश्रा उनका नाम होता है, एक फोर्स के साथ जब गांव में एंट्री कर रहे थे, तो यहाँ जब ये आते हैं तब ये हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हिंसा इतनी बढ़ गई थी, पुलिस वालों पर गांव वाले पथराव करना शुरू कर देते हैं और पुलिस वालों के जो भी उनके हाथ में आता है उनको मारना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो जाती है। जैसे ये फायरिंग शुरू होती है, गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है, भगदड़ मच जाती है वहां पर। और इसी बीच में एक गोली आकर के जो प्रधान नन्हे यादव होते हैं, उनके ही एक छोटे भाई होते हैं सुरेश यादव, उनको वो गोली लग जाती है और जैसे उनको एक गोली लगती है वो भी जमीन पर गिर जाते हैं और उनकी भी वहां पर मौत हो जाती है। अब तक जो मामला था
वो जस्ट डबल हो जाता है। दोगुनी रफ्तार से लोग अपने गुस्से को जाहिर करने लगते हैं, तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, हंगामा खड़ा हो जाता है। अब पुलिस वालों ने मौका देखते ही यहाँ से अपनी जान बचाने की कोशिश करना शुरू कर दी। जो भी पुलिस वाले थे वो खेतों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। बस अब उन्हें पड़ी थी कि किसी भी तकलीफ से उनकी जान बच जाए। लेकिन जो सर्किल ऑफिसर होते हैं, सीओ, यानी कि जिनका नाम जियाउल हक होता है, डीएसपी साहब, वो पकड़े जाते हैं और उन्हें गांव वाले पकड़ करके इतना मारते हैं जब तक कि उनके तसल्ली उनको नहीं हो जाती, तब तक उन्हें मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं। जब बिल्कुल पूरी तरीके से अधमरे हो जाते हैं जियाउल हक, वो किसी भी विरोध करने की स्थिति में थे ही नहीं, जमीन पर पड़े हुए थे। इसी बीच में एक गोली चलती है और गोली जाकर के लग जाती है जियाउल हक को। अब जियाउल हक के भी वहां पर मौके पर मौत हो जाती है। रात के लगभग 11 बजे के आसपास का ये वाक्य था। 8 बजे से ये कहानी शुरू होती है। रात के 11 बजे तक ऐसे ही तांडव मचता रहता है। गांव के लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। जो पुलिस वाले यहाँ से भाग करके गए थे, अपनी जान बचा रहे थे, उन पुलिस वालों ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी कि हमारी पूरी टीम है, लेकिन डीएसपी साहब का कहीं अता पता नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फोर्स भेज दीजिए, क्योंकि गांव में एक नहीं बल्कि 2 मर्डर हो चुके हैं और सीओ साहब का कहीं अता पता नहीं है। अब भारी पुलिस बल वहां गांव में पहुंचती है और जब गांव में जाते हैं तो गांव में सन्नाटा सा पसर जाता है। गांव में हालांकि प्रधान, उनके छोटे भाई सुरेश यादव की हत्या भी कर दी जाती है। सुरेश यादव और जो प्रधान जी थे वो पड़े हुए थे। अब यहाँ पुलिस जब आती है तो गांव के हर एक हिस्से को, चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू कर देती है, ढूंढना शुरू कर देती है। जिससे भी पुलिस वाले बातचीत कर रहे थे, या तो महिलाएं थी या फिर बच्चे थे या फिर बुजुर्ग थे, वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। इसी हिसाब से प्रधान के घर की तलाशी ली जाती है। प्रधान के घर की जो आसपास के घर के होते हैं उनकी भी तलाशी ली जाती है। लेकिन प्रधान के घर का जो बैक साइड था, जो सड़क था, वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी। वो लाश थी डीएसपी जियाउल की। बस इतना था कि ये मामला उन दिनों में अखबार और टीवी पर जब प्रचारित और प्रसारित होना शुरू हो जाता है, पक्ष विपक्ष ये सब एक दूसरे को घेराघारी करना शुरू कर देते हैं। तब सबसे ज़्यादा आफत खड़ी हो जाती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव तमाम तरीके की सफाइयाँ दे रहे थे, प्रशासन को अलर्ट कर रहे थे और अलर्ट करने के बावजूद भी कुछ भी सफलता हाथ नहीं लग पा रही थी। ऐसी स्थिति में एसपी जो कोतवाल होते हैं वो कई पुलिस अधिकारियों को वो सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन गांव का गुस्सा अलग बढ़ रहा था, पुलिस का गुस्सा अलग बढ़ रहा था, क्योंकि गांव में 2 लोगों की हत्या हुई थी, उधर पुलिस के ऑफिसर की हत्या हो चुकी थी। अब ये पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार मामला क्या है। जब सीओ साहब का पोस्टमार्टम कराया जाता है तब पता चलता है कि इनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, साथ ही इनको गोली भी लगी थी। दरअसल ये उत्तर प्रदेश का एक जिला देवरिया है और देवरिया जिले का एक गांव लगता है जुआभर। वहाँ के रहने वाले होते हैं जियाउल हक और उनके पिता का नाम शमशुल और माँ का नाम हाजरा और उनकी इस वक्त दादी थी मोतिरुल, निशा उनका नाम होता है। दरअसल साल 2009 में उन्होंने पीसीएस की कक्षा पास करी थी और पैडल मिला था डीएसपी का। बचपन से ही वो पढ़ने में बेहद होशियार थे। परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, लेकिन ये कुछ और भी बड़ा करना चाहते थे। पहले ही कोशिश में इन्होंने पीसीएस का एग्ज़ाम निकाला और डीएसपी बन जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद इनको मुरादाबाद में पोस्टिंग मिलती है। साल 2010 में कानपुर में ये जाते हैं। उसके बाद साल 2011 में अंबेडकर नगर में इनकी पोस्टिंग हो जाती है और साल 2012 में जब ईद का पर्व होता है तो ईद के पर्व के दिन इनकी पोस्टिंग हो जाती है प्रतापगढ़ के हुंडा में बतौर सर्किल ऑफिसर के तौर पर, यानी कि सीओ डीएसपी बना करके इनको भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रधान की हत्या के बाद उनके भाई जो मारा जाता है, उसके बाद फिर कुछ लोग जो वहाँ मौके पर मौजूद होते हैं वो इनकी भी हत्या कर देते हैं। पहले पीटते हैं, फिर गोली मार करके हत्या कर देते हैं। साल 2012 में इनकी शादी भी हो जाती है। अब जहाँ देखो वहाँ पर इसी बात की चर्चा शुरू हो जाती है। चौराहे हो या फिर स्कूल कॉलेज हो,
या फिर राजनीति हो, जहां देखो वहां जियाउल हक की हत्या की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। इसी बीच में जो तत्कालीन एसओ होते हैं मनोज शुक्ला, वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं। एफआईआर में फूलचंद यादव, पवन यादव और मंजीत यादव, घनश्याम सरोज और राम लखन गौतम, छोटे लाल यादव और राम आसरे और मुन्ना पटेल, शिवराम और नंबर 10 जगत बहादुर बुल्लेपाल उनका नाम होता है, 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं। और इसी बीच में जिनकी इनकी पत्नी होती है परवीन आजाद, इन्होंने अपनी तरफ से एक एफआईआर दर्ज करवाई। इन्होंने कहा कि मेरे पति की जो हत्या करी है वो रघुराज प्रताप सिंह ने उर्फ राजा भैया ने करी है, जिसको उस वक्त वो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। साथ ही उनके जो करीबी होते हैं, जिनका नाम गुलशन यादव होता है, हरिओम श्रीवास्तव होता है, नंबर 10 जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्लेपाल, 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। और इसी बीच में इनकी पत्नी होती है परवीन आजाद, इन्होंने भी अपनी तरफ से एक एफआईआर दर्ज करवाई। इन्होंने कहा कि मेरे पति की जो हत्या करी है वो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने करी है, जो उस वक्त कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। और साथ ही उनके जो करीबी होते हैं, जिनका नाम गुलशन कुमार होता है, हरिओम श्रीवास्तव होता है, रोहित सिंह, संजय सिंह, इन पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। राजा भैया पर इतना दबाव पड़ता है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। और न केवल राजा भैया पर दबाव पड़ता है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी दबाव पड़ जाता है। अब जब लगातार अखबारबाजी हो रही थी, तब केंद्र सरकार से वो अपील करते हैं कि वो इस मामले की जांच सीबीआई से कराए, ताकि इसमें न्याय हो सके, ताकि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, ताकि किसी पर किसी का भी आरोप न लग सके। लगातार जांच चलती रहती है, सवाल खड़े होते रहते हैं। सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। 10 साल तक सीबीआई कैबिनेट मंत्री के जो पूर्व मंत्री रहे थे रघुराज प्रताप सिंह, जिनका नाम उर्फ राजा भैया है, इनकी सीबीआई रहती है। 10 साल के बाद इनके टीम को क्लीन चिट मिल जाती है, जिसमें राजा भैया, गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव और रोहित सिंह और संजय सिंह, इन पर जो एफआईआर हुई थी, जो सीओ की पत्नी परवीन आजाद की तरफ से एफआईआर करवाई गई थी, इनको क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन मामला अदालत में चलता रहता है और सीबीआई की अदालत ने लगभग 11 साल के बाद 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी है, जिसमें नंबर 1 फूलचंद यादव हैं, पवन यादव हैं, मंजीत यादव हैं, घनश्याम यादव, सरोज, राम लखन गौतम, छोटे लाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्लेपाल उनका नाम है। इनके खिलाफ जो मामला चार्जशीट लगाई गई थी, उसके बाद सबूत और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए सीबीआई की अदालत ने इनको उम्र कैद की सजा सुना दी है। और जैसे ही 9 अक्टूबर 2024 को यह मामला अखबारों में आता है, सोशल मीडिया पर आता है, जब एक बार से फिर से जियाउल हक यानी कि डीएसपी साहब की हत्या की जो कहानी थी वो लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाती है। लोग ये जानने की कोशिश में जुट जाते हैं कि आखिरकार इसमें मामला हुआ क्या था। उस वक्त वाकई में प्रिंट मीडिया में जो नौकरी करते थे वो ये मामला बहुत ज़्यादा चर्चाओं में लाए थे। अब जिस घर के 10 लोगों को सजा दी गई है, उन लोगों का ये भी कहना है कि हमारे ही तो परिवार के मारे गए थे, यानी कि नन्हे प्रधान और उनके भाई सुरेश यादव की हत्या हो जाती है और उन्हीं के परिवार के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। जब यह मामला आता है, एक तरफ तो जियाउल हक के परिवार वाले भी इनका स्वागत किया और उन्होंने क्या कि जो उम्र कैद हुई है, ये फांसी की सजा अगर होती तो बेहतर था, इसलिए शायद उच्च अदालत में ये अपील करेंगे। और उधर जिन लोगों को ये सजा हुई है, उनके परिवार के लोगों का ये कहना है कि ये हमारे भी मरे और हमको ही सजा दी गई है। हालांकि अदालत सबूतों के आधार पर चलती है, अदालत को जो सबूत मिले होंगे उसी हिसाब से कार्रवाई हुई होगी। लेकिन इसमें कई जिंदगियां तो बर्बाद हुई और ख़त्म हुई, लेकिन कई परिवार पूरे तरीके से बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। जब तक आखिरी सांस रहेगी, शायद जब तक ये 10 के 10 लोग सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, काश उस दिन उन्होंने इतनी जीत ना करी होती, काश
वो लाश यानी कि नन्हे यादव के शरीर को, उनके लाश को पोस्टमार्टम के लिए जाने दिया होता तो शायद आज इतना बड़ा बवाल नहीं मचता और ना ही प्रधान के छोटे भाई सुरेश यादव की हत्या होती और ना ही आज इसमें डीएसपी की हत्या होती और ना ही इतने लोगों को फिर आगे सजा होती। जिन्होंने प्रधान की हत्या करी थी शायद उनको सजा जरूर मिलती। उनका हुआ क्या, इसमें जो रसेज में जानने की कोशिश करी गई है उनके बारे में कोई जानकारी मिल ही नहीं पाई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।